guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a wonderful play under American literature. So guys, आज हम जो प्ले डिस्कस कर रहे हैं ये आप लोगों के अमेरिकन लिटरेचर के अंडर कंसीडर होता है और आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अब तक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वंडरफुल प्ले अंडर अमेरिकन लिटरेचर एंड द प्ले इज द ग्लास मेनाजरी। और इसको किसने लिखा है? टेनेसी विलियम्स ने। ये अमेरिकन लिटरेचर के अंडर कंसीडर होने वाला एक बहुत वंडरफुल प्ले है। और अब हम देखते हैं कि आज हम इस प्ले के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट की जो प्ले राइट है टेनेसी विलियम, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू द प्ले, जो ये प्ले है द ग्लास मेनाजरी, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। After that we'll discuss about the complete summary or you can say explanation of this play, and then we'll discuss the themes. Also we'll discuss about the symbols. I forgot to write the symbols here, मैं यहाँ पर symbols लिखना भूल गई। We'll discuss about the symbols also जो कि यहाँ पर ग्लास मेनाजरी जो आपका प्ले है इसमें यूज़ हुए हैं। सो ये सारे आज टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो सके और जो ये प्ले है ग्लास मेनाजरी ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस प्ले। So guys, here is the introduction to the playwright and the playwright is Tennessee William. So his complete name is Thomas Lanier Williams III. ये Tennessee Williams का complete name था and his pen name is Tennessee William. जो Tennessee William है ये इनका पेन नेम है। ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, यहाँ पर आना था, ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, ही इज़ एन अमेरिकन प्ले राइट, ये अमेरिकन प्ले राइट थे। एंड ही अलॉन्ग विद यूजिन ऑनील एंड आर्थर मिलर considered as three foremost playwright of 20th century American drama. So guys, Tennessee William इनके दो contemporaries और हैं, आर्थर मिलर एंड ओनील। ये तीनों कंसीडर किए जाते हैं एज थ्री foremost playwright of 20th century American drama. So Tennessee William born on 26th March 1911. 1911 में 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था कोलंबस में, मिसिसिपी, यूएस में। फेमस विद द सक्सेस ऑफ ग्लास मेनाजरी। देखो जो टेनेसी विलियम है इन्हें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्ले द ग्लास मेनाजरी। ही रोट शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, एसेज एंड अ वॉल्यूम ऑफ मेमोइर्स। सो गाइस, टेनेसी विलियम शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, पोइट्री लिखते थे, एसेज लिखते थे एंड अ वॉल्यूम ऑफ मेमोइर्स। मेमोइर्स क्या होते हैं? ये मतलब प्लेराइट की पर्सपेक्टिव से लिखा जाने वाला एक ऐसे टाइप होता है जिसमें जो है हम जो प्लेराइट है उसका क्या पर्सपेक्टिव है किसी टॉपिक के बारे में सोचना या वो अपनी लाइफ के किसी पार्ट के बारे में किस तरीके से सोचता है, वो होता है मेमोइर्स का मतलब। एंड टेनेसी विलियम डाइड ऑन 25 फरवरी 1983। 1983 में 25 फरवरी को इनकी डेथ हो जाती है। एंड हिज अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर जिसको लिखा गया था 1948 में, एंड कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ जिसको लिखा गया था 1995 में। बोथ ऑफ दिस नॉवेल्स अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर विच वॉज रिटन इन 1948 एंड अनदर वन Cat on a Hot Tin Roof which was written in 1995. Both of these awarded the Pulitzer Prize for Drama. So guys, ये तो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू द प्लेराइट टेनेसी विलियम्स। So guys, now we'll discuss about the introduction to this play, The Glass Menagerie. So it is a 4 character memory play. तो guys देखो जो ग्लास मेनाजरी है it is a 4 character memory play. इसमें बेसिकली 4 ही कैरेक्टर्स हैं and it is a kind of memory play. जो हमारे नरेटर है टॉम विंगफील्ड वो इसको मेमोराइज करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। Premiered in 1944 and this play The Glass Menagerie was premiered in 1944. This play catapulted Williams from obscurity to fame. देखो जो ये प्ले है द ग्लास मेनाजरी, इस प्ले की वजह से ही जो आप लोगों के प्ले राइट है टेनेसी विलियम उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है विच वॉज नॉट दैट मच नॉन, जो फेमस नहीं होते हैं।
ऑब्सक्योरिटी टू फेम मतलब पहले ये बिल्कुल भी फेमस नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ दिस प्ले इन्हें एक बहुत अच्छा ग्रेट नेम फेम मिला. सो दिस प्ले कैटेपल्टेड विलियम्स फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी टू फेम, कि इस प्ले के बाद जो टेनेसी विलियम है वो क्या तो बिल्कुल भी नहीं जाने जाते थे, बट इस प्ले के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला. दिस स्टोरी एंड करेक्टर्स मिमिक विलियम्स ऑन लाइफ देन एनी ऑफ हिज अदर वर्क्स. देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्ले है ग्लास मेनाजरी, इसमें जो नरेटर है वो टॉम विंगफील्ड है. जो टॉम विंगफील्ड है ना, उससे आप लोग समझ लो कि वो टेनेसी विलियम्स ही है. मतलब नरेटर टॉम विंगफील्ड है प्ले में, बट इसको लिखा विलियम्स ने है. और ये जो प्ले है ना, ये टेनेसी विलियम्स की खुद की लाइफ के बारे में हमें सबसे ज़्यादा बताता है एनी ऑफ हिज अदर वर्क. इन्होंने जो भी और चीज़ें लिखी, इधर इट इज़ शॉर्ट स्टोरी, एसे, नॉवल, एनीथिंग, जो इनका ये प्ले है इसमें हमें टेनेसी विलियम्स की खुद की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती है. दिस स्टोरी एंड कैरेक्टर्स मिमिक विलियम्स ऑन लाइफ देन एनी ऑफ हिज अदर वर्क. स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मतलब कि इसके प्ले राइट हैं टेनेसी विलियम्स, उनकी खुद की लाइफ के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें इस प्ले में देखने के लिए मिलते हैं. विलियम हिमसेल्फ, देखो विलियम हिमसेल्फ जो है वो खुद इस प्ले में किस तरीके से हैं. टॉम इसका एक कैरेक्टर है, टॉम विंगफील्ड, उसको आप लोग विलियम समझें. देन हिज हिस्ट्री ऑन एक मदर अमांडा इस प्ले की सेकेंड कैरेक्टर है. देन हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर रोज, जिसका प्ले के अंदर नाम है लॉरा. तो आप लोगों को अब तक इस प्ले के 3 कैरेक्टर्स पता लग गए, टॉम विंगफील्ड, लॉरा एंड अमांडा. सो आप लोग विलियम्स, टेनेसी विलियम्स को ये समझ ले कि वो टॉम है और वो इस प्ले के थ्रू अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है. हिज निकनेम इन द प्ले इज ब्लू रोजेस, सॉरी यहाँ पर हर आना था. हर निकनेम इन द प्ले इज ब्लू रोजेस. देखो जो टॉम विंगफील्ड की बहन होती है प्ले में, लॉरा विंगफील्ड, और लॉरा विंगफील्ड का निकनेम होता है ब्लू रोजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बाउट ऑफ प्लूरोसिस. प्लूरोसिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, ये एक डिजीज होती है प्लूरोसिस. और जो ये टॉम विंगफील्ड की बहन होती है लॉरा विंगफील्ड, उसको यहाँ पर उसको कोई फ्रेंड हाई स्कूल में प्लूरोसिस कहता है और लॉरा को लगता है कि उसका नाम यहाँ पर ब्लू रोजेस रख दिया. तो यहाँ पर अब उसकी बहन के लिए मतलब लॉरा के लिए यहाँ पर ब्लू रोजेस एक सिंबल यूज होता है. ब्लू रोजेस उसका निकनेम आप लोग समझ सकते हैं. सो द ग्लास मेनाजरी वॉज विलियम्स फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले. ये विलियम का, टेनेसी विलियम्स का फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले रहा. ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट हाईली रिगार्डेड प्ले राइट. देखो इस प्ले के बाद जो टेनेसी विलियम थे वो इस राह पर चल पड़े कि वो अमेरिका के मोस्ट हाईली रिगार्डेड प्ले राइट बन पाए. सो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो टेनेसी विलियम का ये द ग्लास मेनाजरी है, इट वॉज हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले. इस प्ले के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली. सो गाइज ये था इंट्रोडक्शन टू द प्ले. नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स. सो देखो मेन कैरेक्टर्स इसमें बेसिकली 4 ही हैं. मैंने आप लोगों को बताया इट इज़ अ 4 कैरेक्टर प्ले, 4 कैरेक्टर मेमोरी प्ले. तो सबसे पहला कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड. टॉम विंगफील्ड जो है वो इसमें नरेटर है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है. देखो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके एक अलग से कैरेक्टर्स के बारे में वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन इतना ज़्यादा एक्सपेंडली नहीं कर सकती. यहाँ पर मैं समरी और एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. बट इफ़ यू गाइज वांट कि मेन कैरेक्टर्स के बारे में हमें पूरा डिटेल से डिस्कस करना चाहिए, टॉम विंगफील्ड की पूरे कैरेक्टर्स डिस्कस करनी चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोस टॉपिक्स ऑल्सो. सो देखो सबसे पहले कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस प्ले. Then Amanda Wingfield. Amanda Wingfield is the mother of Tom Wingfield. Then Laura Wingfield. Laura जो है वो अमांडा की बेटी है. It's mean टॉम की बहन है. Then Jim O'Connor. देखो जो ये जिम O'Connor है ना, ये टॉम के साथ ये जिस शू मेकर कंपनी में जॉब करता है टॉम, उस कंपनी में जिम O'Connor टॉम के साथ काम करता है. तो यहाँ पर जो ये जिम O'Connor है ये बेसिकली लॉरा के लिए देखा गया लड़का है कि लॉरा की इससे शादी कराएंगे. वो हम समरी में डिस्कस करेंगे कि आखिर होता कैसे है, क्या क्या होता है, कैसे ये मिलते हैं, वो मैं समरी में डिस्कस करूँगी. देन है मिस्टर विंगफील्ड. देखो मिस्टर विंगफील्ड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, मिस्टर विंगफील्ड इज़ नॉट ए कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. वो यहाँ पर कभी भी अपीयर नहीं होते हैं. मिस्टर विंगफील्ड टॉम और लॉरा के फादर हैं
और अमांडा विंगफील्ड के हस्बैंड है, वो कभी भी प्ले में एंटर नहीं होते हैं। मिस्टर विंगफील्ड जो थे लॉरा और टॉम के बर्थ के बाद अमांडा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं, बिकॉज उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और पूरे वर्ल्ड को, सिटीज़ को, पूरे वर्ल्ड की सिटीज़ को ट्रैवल वो करना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी वाइफ को और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं टू परस्यू हिज एम, अपने एम का पीछा करने के लिए, अपने एम को फुलफिल करने के लिए। सो ये तो हो गया मेन कैरेक्टर्स। नाउ विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज समरी. So here is the summary. So guys, this play sets in St. Louis in 1930s. देखो जो इस प्ले की सेटिंग है वो सेंट लेविस की है। 1930s के टाइम में ये प्ले सेट होता है। एक्शन टेक्स प्लेस इन द विंगफील्ड अपार्टमेंट। देखो सारे जो सरनेम्स हमने कैरेक्टर्स में डिस्कस किए, सबके सरनेम क्या है? विंगफील्ड, टॉम विंगफील्ड, लॉरा विंगफील्ड, अमांडा विंगफील्ड। सो जो इस प्ले के मोस्ट ऑफ द एक्शंस है वो कहाँ पर होते हैं? विंगफील्ड अपार्टमेंट में। और विंगफील्ड अपार्टमेंट में कौन रहेगा? टॉम, लॉरा एंड अमांडा। सो 1930 में सेंट लेयर्स में इस प्ले की स्टार्टिंग होती है और ज़्यादातर जो एक्शंस है वो विंगफील्ड अपार्टमेंट में ही होते हैं। अमांडा विंगफील्ड लिव्स विद हर 2 चिल्ड्रन, टॉम एंड लॉरा। तो विंगफील्ड अपार्टमेंट में कौन रहते हैं? अमांडा विंगफील्ड अपने 2 बच्चों के साथ, टॉम और लॉरा के साथ। बोथ इन देयर मिड 20s, दोनों ही अपने मिड 20s वाली एज में इस टाइम चल रहे हैं। सो गाइस देखो अमांडा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लोगों को यहाँ पर पता लग रही है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। अमांडा इज डिसअपॉइंटेड लेडी who has been left by his husband, an alcoholic telephone repairman whose name is not known. तो guys देखो अमांडा जो है वो एक बहुत डिसअपॉइंटेड लेडी है। डिसअपॉइंट होना उनका स्वाभाविक भी है, बिकॉज उनके जो हस्बैंड थे जिसका नेम हमें इस प्ले में नहीं बताया जाता, बस मिस्टर विंगफील्ड हम उसे समझ लेते हैं, बिकॉज सब विंगफील्ड है तो उन्हें हमने मिस्टर विंगफील्ड बोल दिया। तो देखो अमांडा बहुत डिसअपॉइंटेड लेडी है, बिकॉज जो उसके हस्बैंड थे मिस्टर विंगफील्ड, वो अमांडा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ टॉम एंड लॉरा। जो मिस्टर विंगफील्ड थे वो एक अल्कोहलिक टेलीफोन रिपेयरमैन थे। अल्कोहलिक मतलब वो यूजुअली ड्रिंक करते थे और टेलीफोन्स रिपेयर करते थे, ये उनका काम था। सो आफ्टर द बर्थ ऑफ टॉम एंड लॉरा देयर फादर लेफ्ट परस्यू अ लाइफ ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर। सो देखो लॉरा और टॉम के बर्थ के बाद जो इनके फादर थे मिस्टर विंगफील्ड, वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं टू परस्यू अ लाइफ ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर, बिकॉज उन्हें एडवेंचर और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। सो फैमिली इज स्ट्रगलिंग विद मनी, लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो देखो जो ये विंगफील्ड फैमिली है ये हर वक्त स्ट्रगल करती हुई दिखाई गई है, स्ट्रगलिंग विद मनी, लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। जो ये विंगफील्ड अपार्टमेंट है ये बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है एंड द ओनली इंटीरियर रूम्स आर डाइनिंग रूम, किचन एंड द लिविंग रूम। सो देखो कितना छोटा है ये अपार्टमेंट, विंगफील्ड अपार्टमेंट, कि उसमें सिर्फ एक डाइनिंग रूम होता है, एक किचन होती है और एक लिविंग रूम होता है। लिविंग रूम विच डबल्स एज लॉरास बेडरूम वेयर शी ऑल्सो डिस्प्लेज हर ग्लास मेनाजरी। देखो लिविंग रूम, किचन और डाइनिंग रूम, ये 3 ही प्लेस हैं इस अपार्टमेंट में। और जो लिविंग रूम है वो लॉरा का बेडरूम भी है, मतलब उसको डबल कर रखा है, लिविंग रूम में ही लॉरा का बेडरूम भी बना रखा है, जहाँ पर लॉरा अपना जो ग्लास मेनाजरी, मतलब जो उसका कलेक्शन है ग्लासेस का, उसने कलेक्शन कर रखा है, वो भी उसने डिस्प्ले कर रखा है। देखो जो ये प्ले है द ग्लास मेनाजरी, ये लॉरा के ही जो ये कलेक्शन है ना ग्लास का, उसके ऊपर ही इस प्ले का नाम रखा गया है। सो गाइस ये तो एक बैकग्राउंड था। टॉम नरेट्स दिस स्टोरी इन अ काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्शन। टॉम इस स्टोरी को नरेट करता है, रेट्रोस्पेक्शन मतलब वो इस स्टोरी को रिमेंबर करता है, देन एक्सप्लेन करता है। He calls it a memory play. टॉम इस प्ले को क्या कहता है? मेमोरी प्ले, बिकॉज वो याद कर रेट्रोस्पेक्शन, कि वो उन मेमोरीज को याद कर रहा है, देन वो इस प्ले को नरेट करके हमें सुना रहा है। प्ले बिगिंस विद द डिनर एट विंगफील्ड अपार्टमेंट। ये प्ले किस तरीके से स्टार्ट होता है? दिस प्ले बिगिंस विद द डिनर एट विंगफील्ड अपार्टमेंट where Tom, Laura and Amanda are having a typical conversation of the family। मतलब जिस तरीके की हम अपनी फैमिली में टिपिकल कॉन्वर्जेशन करते हैं, सच अ काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन यहाँ पर इनकी होती है। तो देखो ये प्ले स्टार्ट हुआ विंगफील्ड अपार्टमेंट में, वी डिस्कस्ड। स्टार्ट किस तरीके से होता है? लॉरा, टॉम और अमांडा ये तीनों डिनर करते हैं विंगफील्ड अपार्टमेंट में, अपने घर में तीनों डिनर करते हैं और इन तीनों के बीच एक टिपिकल कॉन्वर्जेशन के साथ इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। अमांडा इज फ्रस्ट्रेटेड विद लॉराज लैक ऑफ जेंटलमैन कॉलर्स। देखो जो अमांडा है वो यहाँ पर बात कर रही है डिनर पे, शी इज फ्रस्ट्रेटेड विद लॉराज लैक ऑफ जेंटलमैन कॉलर्स। वो अपनी बेटी लॉरा से बहुत परेशान है, बिकॉज जो उसकी बेटी लॉरा है
वो जेंटलमैन कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। अमांडा इज फ्रस्ट्रेटेड विद इट। अमांडा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी बेटी मिड-20s में पहुंच गई है और वो किसी भी जेंटलमैन कॉलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। सो अमांडा फाइंड्स इट फ्रस्ट्रेटिंग एंड शी टॉक्स अबाउट हर डेज। देखो डिनर के टाइम पर ये तीनों जब डिनर कर रहे थे तो अमांडा लॉरा को बोलती है कि तुम किसी भी जेंटलमैन कॉलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हो। एंड अमांडा टॉक्स अबाउट हर ओन डेज। वो अपने दिनों की बात करती है कि जब वो अपने मिड-20s में थी, शी वॉज अ पॉपुलर यंग गर्ल रिसीविंग डजन्स ऑफ कॉलर्स इन अ सिंगल डे। लॉरा एंड टॉम सफर थ्रू हर टेल्स। देखो जो अमांडा है वो अपने टाइम के बारे में बताती है कि जब वो मिड-20s में थी, वो बहुत पॉपुलर थी, यंग थी और वो एक दिन में डजन्स मतलब 12-12, 13-13 जेंटलमैन कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। लॉरा और टॉम अपनी मदर की इन सब बातों से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत परेशान थे। नेक्स्ट डे अमांडा फाइंड्स आउट दैट लॉरा हैज बीन मिसिंग क्लासेस एट रूबिकम्स बिजनेस कॉलेज। देखो लॉरा जो है ना वो पहले बीमार थी, उसे प्लूरोसिस था और वो एक मतलब बहुत शाई टाइप की लड़की है। तो इसीलिए जो उसकी मदर थी वो उसको रूबिकम्स बिजनेस कॉलेज भेज देती है कि लॉरा एटलीस्ट अपनी अर्निंग्स तो कर पाएगी पढ़ लिख कर। बट नेक्स्ट डे अमांडा को पता लगता है कि जो लॉरा है वो रूबिकम्स बिजनेस कॉलेज में अपनी क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रही थी। और ये जब उसे पता लगता है तो अमांडा को बहुत गुस्सा आता है एंड शी एक्यूजेस लॉरा एंड शी एडमिट्स। उसके बाद जो अमांडा है वो लॉरा पर बहुत गुस्सा करती है और उसके बाद जो लॉरा है वो एडमिट कर लेती है दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कॉलेज शी हैज बीन वॉकिंग एट द पार्क और एट द जू। देखो जो अमांडा है वो बहुत गुस्सा करती है इस बात से कि जो लॉरा है वो अपने कॉलेज क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। तो उसके बाद लॉरा से जब वो पूछती है, गुस्सा करती है, तो लॉरा एडमिट कर लेते हैं कि हाँ वो कॉलेज क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो तो अपने क्लासेस के टाइम पर बाहर जू में या तो फिर पार्क में वॉक कर लेती थी। सो अमांडाज लेवल ऑफ एंजाइटी इज टू हाई। ये सुनकर अमांडा को बहुत गुस्सा आता है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है कि लॉरा का फ्यूचर में क्या होगा। शी इंसिस्ट लॉरा either work at a job or try hard to meet a man to support her. Tom can't support them forever. देखो अमांडा को बहुत टेंशन होती है कि उसकी बेटी लॉरा का आखिर होगा क्या। और वो लॉरा को क्या बोलती है, या तो तुम जॉब करनी स्टार्ट कर दो या फिर एक मैन ढूंढ लो, एक आदमी ढूंढ लो जो कि तुम्हें लाइफ टाइम सपोर्ट कर सके। बिकॉज टॉम कांट सपोर्ट देम फॉर एवर। टॉम जिंदगी भर तो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता है। या तो लॉरा को जॉब करनी पड़ेगी या फिर किसी को ढूंढना पड़ेगा जो उसे लाइफ टाइम सपोर्ट कर सके। सो अमांडाज एंजाइटी अबाउट लॉरा पुट मोर प्रेशर ऑन टॉम। तो देखो अमांडा को बहुत ज़्यादा टेंशन थी लॉरा के फ्यूचर की और ये उसकी टेंशन प्रेशराइज करती है टॉम को। अमांडा को बहुत टेंशन होती है लॉरा की और इसीलिए वो अपने बेटे टॉम को बोलती है, टॉम को बार बार प्रेशराइज करती है। मतलब उसे टेंशन होती है, वो टॉम पे जाकर भड़क जाती है अमांडा। और वो क्या बोलती है, शी इंटरोगेट्स हिम अबाउट वेयर ही गोज ईच इवनिंग। देखो जब अमांडा को इस बारे में पता लगता है कि लॉरा क्लासेस मिस कर रही थी, क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी, तो अमांडा का जो एंजाइटी लेवल है वो ऑब्वियसली हाई हो जाता है और वो टॉम पर भी शक करना स्टार्ट कर देती है। वो टॉम को बोलती है कि डेली इवनिंग में तुम आखिर जाते कहाँ हो। अमांडा इज नर्वस दैट टॉम वांट्स टू लिव द टाउन जस्ट लाइक हिज फादर। देखो अमांडा को एक टेंशन होती है, एक नर्वसनेस होती है कि जो टॉम है कहीं वो भी अपने फादर की तरह इन्हें अकेला ना छोड़कर चला जाए। Tom tells that he's been going to the movies, but Amanda finds it hard to believe because she can't believe anyone could go to the movies that often. देखो जो टॉम है वो अपनी मदर को बोलता है कि वो हर इवनिंग में बाहर जाता है बिकॉज वो मूवीज देखने के लिए जाता है। बट अमांडा को ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है। अमांडा फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव कि कोई डेली मूवीज देखने आखिर जा कैसे सकता है। मूवीज ठीक है हमने वीक में एक बार देख ली या फिर मंथ में 2-3 बार देख ली, बट डेली मूवीज कौन देखता है। तो अमांडा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। एंड दे हैव अ रॉलिकिंग फाइट। रॉलिकिंग फाइट मतलब कंटिन्यू इनकी ये फाइट हमेशा चलती रहती है। एंड टॉम रिप्स ऑफ हिज कोट एंड थ्रोज इट। तो देखो टॉम अपना कोट इस तरीके से उतारता है और उसको फेंक कर चला जाता है, ब्रेकिंग सम ऑफ लॉराज ग्लास। देखो जब टॉम अपना कोट उतारता है और वो फेंक देता है ना, तो इस वजह से जो लॉरा का ग्लास मेनाजरी वाला जो एक ग्लास का कलेक्शन था उसमें से कुछ पीसेस टूट जाते हैं। सो अमांडा डज नॉट नोटिस दिस बट टॉम स्टेज एंड हेल्प्स लॉरा टू क्लीन इट। अमांडा ये चीज़ नोटिस ही नहीं करती है कि लॉरा का कलेक्शन टूट गया है, कुछ उसके ग्लास पीसेस टूट गए हैं। अमांडा इस चीज़ को नोटिस नहीं करती और अमांडा वहाँ से चली जाती है। बट टॉम स्टेज एंड हेल्प्स लॉरा। लेकिन टॉम इस चीज़ को नोटिस भी करता है, वो वहाँ पर रुकता भी है, अपनी बहन लॉरा की हेल्प भी करता है उन ग्लास के जो टुकड़े थे उन्हें साफ करने में।
Here we get a sense of how protective he feels of his sister. यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो टॉम है वो अपनी बहन लॉरा के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. Later when Tom comes, he and Laura have an exchange about his whereabouts. So देखो जब बाद में टॉम आता है तो लॉरा और उसके बीच में बात होती है. मतलब टॉम और लॉरा आपस में बात करते हैं. पहले तो टॉम ग्लास मेनाजरी का जो कलेक्शन टूट जाता है उसको साफ कराकर बाहर चला जाता है बिकॉज उसकी मदर अमांडा से फाइट हो जाती है. तो जब टॉम वापस आता है तो लॉरा उससे बात करती है और लॉरा उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम बाहर कहाँ घूमते रहते हो. एंड देयर कॉन्वर्सेशन वरीज लॉरा that her brother is deeply unhappy living at St. Lears and working at warehouse of Continental shoemakers, which indeed he is. So देखो लॉरा और टॉम जब आपस में बात करते हैं, लॉरा ये फील करती है इस कॉन्वर्जेशन से कि जो उसका भाई है टॉम विंगफील्ड वो सेंट लेयर्स में खुश नहीं है, वो यहाँ पर रहकर खुश नहीं है और साथ ही साथ वो अपनी जॉब से भी खुश नहीं है. लॉरा ये चीज़ बातचीत से फील करती है जब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है. कॉन्वर्सेशन का बेसिकली आप कह सकते हैं कि लॉरा ये निचोड़ निकालती है कि उसका भाई टॉम सेंट लेयर्स में रहकर खुश नहीं है, साथ ही साथ वो अपनी जॉब से भी खुश नहीं है. विच इंडीड ट्रू, जो कि सच में सच भी है. लॉरा एक्सप्रेसेस हिज एंजाइटी टू अमांडा. सो लॉरा को जब इन सब चीज़ों पर शक होता है कि शायद उसका भाई यहाँ हैप्पी नहीं है तो ये सारी एंजाइटी वो अपनी मदर अमांडा से शेयर करती है, who again presses him to find a man for Laura before flying off. तो देखो अमांडा से जब लॉरा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है कि जो टॉम है वो यहाँ पर रहकर खुश नहीं है और साथ ही साथ वो अपनी जॉब से भी खुश नहीं है, तो अमांडा फिर शुरू हो जाती है. वो अपने बेटे के फिर से पीछे पड़ना शुरू हो जाती है और उसे बोलती है एटलीस्ट अपनी बहन लॉरा के लिए एक जेंटलमैन ढूंढ दो ताकि उसकी शादी हो सके. तुम यहाँ से भागो, इस यहाँ से छोड़कर हमें जाओ, उससे पहले तुम अपनी बहन की शादी करा दो, इसके लिए एक जेंटलमैन कॉलर ढूंढ दो. So guys, next time when we meet Tom, he has been found someone. So next time जब हम टॉम से मिलते हैं तो वो किसी को ढूंढ लेता है लॉरा के लिए और वो कौन होता है? His friend जिम ऑ'कॉनर. जिम ऑ'कॉनर होता है ये पर्सन जिसको यहाँ पर टॉम ढूंढता है अपनी बहन लॉरा के लिए. And Amanda informs Laura about it and she becomes hysterical. She had a crush on a boy named the same in the high school. देखो यहाँ पर अमांडा को पता लगता है कि जो टॉम का एक फ्रेंड है जिम ऑ'कॉनर, उसको लॉरा के लिए ढूंढा है टॉम ने. तो अमांडा इस बारे में लॉरा को बताती है तो लॉरा जो है वो बेसिकली एक तरीके से मतलब नर्वस सी हो जाती है बिकॉज उस लड़के का नाम था जिम ऑ'कॉनर. और जब लॉरा अपने हाई स्कूल में होती है उसके हाई स्कूल में भी एक लड़का था जिम ऑ'कॉनर जिस पर कि लॉरा को क्रश था. So Laura remembered that Jim had a nickname for her, pleurosis, mishearing of pleurosis, a lung inflammation. देखो लॉरा यहाँ पर रिमेंबर करती है कि उसके हाई स्कूल में एक उसका फ्रेंड था जिम ऑ'कॉनर. सो वो सोचते हैं कहीं ये वही जिम तो नहीं है और वो जिम के बारे में यहाँ पर याद करती है कि जिम ने उसको एक नाम दिया था प्लूरोसिस. एक्चुअली इट वॉज नॉट प्लूरोसिस, ये था प्लूरोसिस बट मिस हियरिंग मतलब ये सुनने का फर्क हो गया. प्लूरोसिस जो है वो एक लंग इन्फ्लेमेशन मतलब जो लंग फूल वगैरह जाता है इस टाइप की कोई बीमारी होती है. सो लॉरा के सुनने में फ़र्क हो गया और उसने प्लूरोसिस को ब्लूरोसिस समझ लिया और वो सोचती थी कि इसका एक निकनेम यहाँ पर जिम ने ये रखा था. सो व्हेन जिम एंड टॉम अराइव्स लॉरा आंसर्स द डोर देन टेक्स टू द काउच इल एंड पेल. तो देखो जब जिम और टॉम घर पर आते हैं तो अमांडा लॉरा को बोलते हैं कि तुम डोर ओपन करो. तो अमांडा की रिक्वेस्ट पर लॉरा डोर ओपन कर देती है और उसके बाद वो जाकर काउच पर लेट जाती है. इल एंड पेल, बीमार और बहुत फीका फीका उसका चेहरा होता है. इल एंड पेल. अमांडा ईट्स डिनर विद द बॉयज ड्यूरिंग विच लाइट गोज आउट. देखो जो लॉरा थी वो बोलती है कि उसे भूख नहीं है, वो नहीं खाएगी खाना और इसीलिए जो अमांडा थी वो डिनर करती है दोनों बॉयज़ के साथ, टॉम और जिम ऑ'कॉनर के साथ. सो जब ये तीनों डिनर कर रहे थे तो लाइट चली जाती है बिकॉज टॉम हैज़ नॉट पे द बिल. लाइट चली जाती है क्योंकि टॉम ने तो बिल भरा ही नहीं है बिजली का. सेंडिंग ड्यूज इनटू द मर्चेंट मरीन्स ही हैज़ हैचिंग अ प्लान फॉर एस्केप. यस, जैसा उसके फादर ने किया था कि छोड़कर चला जाता है फैमिली को, सिमिलरली यहाँ पर करता है टॉम. वो एक प्लान बना रहा है अपने यहाँ से भागने का. तो इस मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो टॉम ने नहीं भरा है बिकॉज जो भी उसके पैसे थे, जो भी उसके ड्यूज थे वो उसने मर्चेंट मरीन्स में सबमिट कर दिए हैं, भेज दिए हैं, सेंड कर दिए हैं. सो लाइट तो जानी ही थी. सो अमांडा सेंड्स जिम इनटू द लिविंग रूम विद अ कैंडलएब्रा. कैंडलएब्रा मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ लैम्प जिसमें काफ़ी सारी कैंडल्स लगी होती हैं. सो अमांडा लाइट जाने के बाद जिम को भेज देते हैं लिविंग रूम में और लिविंग रूम में कौन था?
लॉरा एंड दे आर अलोन एंड स्ट्राइक अप अ वेरी इंटेंस फ्लर्टेशन। तो देखो लॉरा और जिम दोनों अकेले होते हैं यहाँ पर लिविंग रूम में और लाइट नहीं होती है। सो दे हैव अ इंटेंस फ्लर्टेशन, थोड़ी सी फ्लर्टेशन होती है इनके बीच में। एंड देन दे डांस एंड नॉक ओवर अ ग्लास यूनिकॉर्न, लॉरा's फेवरेट। सो देखो जिम और कॉर्नर लॉरा से रिक्वेस्ट करता है, पूछता है फॉर आवर डांस, और लॉरा हाँ कर देती है। एंड देन बोथ ऑफ देम डांस, दोनों ये डांस करते हैं। और डांस करते करते जो ये दोनों हैं लॉरा के फेवरेट ग्लास पीस पर गिर जाते हैं, विच वॉज अ ग्लास यूनिकॉर्न विच वॉज लॉरा's फेवरेट। सो इस पर ये दोनों गिर जाते हैं और वो यूनिकॉर्न का जो एक हॉर्न होता है जिसकी वजह से वो स्पेशल था, वो हॉर्न टूट जाता है। So Jim is chagrined, but Laura says now the unicorn will be like the other hornless horses. He'll be less lonely. They'll accept him one of their own. तो देखो जो जिम है वो बहुत पछताता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसने अच्छा नहीं किया है। बट लॉरा सेज दैट कि जो यूनिकॉर्न है अब वो भी बाकी सभी ग्लास पीसेस जो थे हॉर्सेस उनके जैसा हो गया है। द यूनिकॉर्न विल बी लाइक द अदर हॉर्नलेस हॉर्सेस, क्योंकि यूनिकॉर्न जो था उसके सिर पर एक हॉर्न था, एक सींग था। बट अब उसका वो हॉर्न टूट गया है और अब वो उन सभी हॉर्सेस के जैसा हो गया है जैसे कि बाकी सब थे। तो लॉरा कहती है कि अब जो ये यूनिकॉर्न था he'll be less lonely, वो अकेला नहीं रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ अदर हॉर्सेस एक्सेप्ट हिम वन ऑफ देयर ऑन। जो और पीसेस हैं ग्लास के हॉर्सेस वो यूनिकॉर्न नहीं है, वो हॉर्सेस है और इसीलिए वो यूनिकॉर्न को अब एक्सेप्ट कर लेंगे एज वन ऑफ देयर ऑन। So Jim says he would like to pursue a relationship with her, but he can't as she is engaged to a girl named Betty. So Jim O'Connor यहाँ पर क्या कहता है, he'd like to pursue a relationship with Laura, कि वो लॉरा के साथ रिलेशनशिप परस्यू करना चाहता है, but he can't, but वो नहीं कर सकता है because he is already engaged to a girl named Betty. Betty एक लड़की है जिसके साथ ऑलरेडी जिम की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसीलिए वो लॉरा के साथ रिलेशनशिप परस्यू कंटिन्यू नहीं कर सकता। एंड देन अमांडा एंटर्स टॉम, सॉरी यहाँ पर आना था जिम। अमांडा एंटर्स एंड जिम लीव्स। अमांडा आ जाती है लिविंग रूम में और जो जिम है वो एक्सक्यूज देकर चला जाता है। सो अमांडा अक्यूजेस टॉम ऑफ प्लेइंग अ क्रूअल जॉक ऑन लॉरा, बट ही सेज ही डिडंट नो दैट जिम वॉज एंगेज्ड। तो जो अमांडा है वो टॉम पर बहुत गुस्सा करती है। शी अक्यूजेस टॉम कि तुमने लॉरा के ऊपर ये क्या मतलब एक प्रैंक कर दिया, इट वॉज सच अ क्रूअल जॉक। तो टॉम जो है वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता था कि जिम की एंगेजमेंट हो चुकी थी, जिम वॉज एंगेज्ड, उसे सच में नहीं पता था। सो गाइज दिस प्ले एंड्स शॉर्टली विद टॉम्स क्लोजिंग नरेशन। सो गाइज देखो जो ये प्ले है ये टॉम की नरेशन के साथ एंड हो जाता है। ही सेज ही फ्लीड सेंट लेयर्स सून आफ्टर द डिनर एंड हैव अ लाइफ ऑफ ट्रेवल दैट ही एम्ड फॉर। सो टॉम क्या कहता है, लास्ट नरेशन जो होती है टॉम की उसके साथ ही इस प्ले की एंडिंग होती है। और क्या नरेशन होती है ये कि टॉम कहता है कि डिनर के बाद, डिनर के जस्ट बाद वो सेंट लेयर्स को छोड़कर चला जाएगा टू परस्यू अ लाइफ ऑफ ट्रेवल दैट ही वुड एम्ड फॉर, जिसका उसने सपना देखा था। ही मूव्ड फ्रॉम सिटी टू सिटी, कि वो सिटी टू सिटी घूम पाएगा और जो भी उसका सपना है ट्रैवलिंग का उसे वो फुलफिल करेगा। ही सेज he felt like something was pursuing him. He's been unable to separate fully from Laura. Yes. देखो जो टॉम है वो क्या कहता है, उसे लगता है कि कोई चीज़ तो उसका पीछा कर रही है। Something was pursuing him. And he says he has been unable to separate fully from Laura. कि वो लॉरा से खुद को completely separate नहीं कर पाएगा, नहीं कर सका। So play closes with him waxing melancholic about his sister. He passes store windows at night. Glass trinkets catch his eyes, reminding him. सो देखो गाइज जो टॉम है उसकी फाइनल नरेशन क्या होती है, वो बोलता है कि डिनर के जस्ट बाद वो सेंट लेयर्स को छोड़कर चला जाएगा टू परस्यू हिज लाइफ ऑफ एडवेंचर। जो उसका सपना है एडवेंचर का, ट्रैवलिंग का, उसको परस्यू करने के लिए वो चला जाएगा सेंट लेयर्स को छोड़कर। लेकिन वो बोलता है कि जब वो इस लाइफ को छोड़कर आ जाता है तो कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो उसका पीछा कर रही थी, और वो क्या थी कि वो अपनी बहन लॉरा से खुद को कम्प्लीटली जुदा नहीं कर पाया, सेपरेट नहीं कर पाया। और प्ले की जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट क्लोजिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, दैट टॉम फील्स मेलनकलिक अबाउट हिज सिस्टर। और वो जब भी रात को स्टोर विंडोज़ के पास से गुजरता था तो ग्लास जब मतलब ग्लास के कटकने की आवाज़ नहीं आती है, ग्लास ट्रिंकेट्स, कि जैसे ग्लास के थोड़े से गिरने की या बजने की आवाज़ें आती हैं,
जस्ट देन जो टॉम है उससे अपनी बहन की याद आने लग जाती है। इट्स मीन वो लॉरा से अपने आप को कम्प्लीटली जुदा नहीं कर पाया, सेपरेट नहीं कर पाया, और इसीलिए उसने इस प्ले का नाम रखा द ग्लास मेनाजरी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसने इस प्ले को अपनी बहन को डेडिकेट किया, उसके कलेक्शन के ऊपर इस प्ले का नाम रखा। सो गाइज हियर आर द थीम्स ऑफ दिस प्ले। अब हम थीम्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने थीम्स को और सिंबल्स को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये थीम्स ये सिंबल्स हैं। इफ़ यू गाइज वांट कि थीम्स को, सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को पूरा मैं एक्सप्लेन करूँ जिस तरीके से मैंने समरी एक्सप्लेन करी है, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइज देखो जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ समरी डिस्कस की है ना, ये कंप्लीट समरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरा सीन वाइज समरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई ट्राई टू मेक वीडियोज़। सो गाइस देखो इस प्ले की पहली थीम है मेमोरी। ऑब्वियसली मेमोरी इज द थीम ऑफ दिस प्ले। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि इस प्ले के जो कैरेक्टर्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं रियलिटी को। एंड एस्केपिज्म, एस्केप, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले। नाउ अगर हम सिंबल्स की बात करें, देन फर्स्ट सिंबल इज द ग्लास मेनाजरी। ऑब्वियसली लॉरा का कलेक्शन, ग्लास यूनिकॉर्न विच वॉज लॉराज फेवरेट ग्लास पीस। देन ब्लू रोजेज, ये भी एक सिंबल है जो कि एक मिस हियरिंग था ऑफ वर्ड ब्लू रोजेज। देन द फायर एस्केप, ये क्यों है और ये थीम्स क्यों हैं, अगर आप लोग चाहते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज ये था इस प्ले के बारे में, द ग्लास मेनाजरी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से इस प्ले को डिस्कस कर सकूं। लेकिन अब भी आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस गाइज आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।